जर्मनी में रात के वक्त वो आपको बिजली इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं। कोल के प्लांट पूरी दुनिया में बंद किए जा रहे हैं। दूसरी गैसेस की इमिशन पे तो रेगुलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन पे आज तक कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की कॉस्ट नीचे आएगी, इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपकी गैस खत्म हो रही है, वैसे वैसे आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई फ्यूल ढूंढना होगा। बड़े डैम बनाने के लिए 7-8 साल लगते हैं, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, फिर दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखा काला बैग डैम 1850 से लेकर आज तक 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुकाबले में बढ़ गया। एवरेज टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को कंट्रोल ना किया तो ये टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये समंदर के लेवल्स बढ़ेंगे, कौमें उसमें डूबेंगी, सैलाब ज्यादा आएंगे, दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्कूल की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं बिलाल अहमद, और आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है पावर। बिजली की आलमी सतह पे जो प्रोडक्शन इस वक्त हो रही है उसमें क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के हवाले से जो एक दुनिया ने 2016 में पेरिस में एक बहुत मशहूर मुआहिदा क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था, तो उसके बाद जो ममालिक ने जो अहद किया था कि वो किस तरह से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम करेंगे, उन पे अमल हुआ या नहीं हुआ, और उससे जो पावर प्रोडक्शन है दुनिया में उस पर क्या असरात मुरतब हुए। और हमारे मेहमान जो हैं वो एजाज़ उमर साहब हैं। एजाज़ साहब का 46 साल का तजुर्बा है पावर का, कि इलेक्ट्रिक में बहुत, जिस ज़माने में वो KESC होती थी उसमें तकरीबन 20-25 साल, उसके बाद हपको और जो है फिर आलमी बैनुल अक़वामी कंपनियों में आजकल जो है वो एक बैनुल अक़वामी कंपनी से वाबस्ता हैं पावर की। और 2005 में जो है जो नेपरा के सिंध मेंबर के लिए भी एजाज साहब को ऑफ़र आई थी, मगर अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने वो कबूल नहीं की। तो एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है, और हम आपसे जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में आज सवाल करेंगे। तो ये बताइए, जो पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये इसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को तफसील। जी हाँ, असल में ऐसा है कि आजकल जो मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि हम किस तरह से इस ग्लोब के टेम्परेचर को कंट्रोल करें। तो ग्लोब के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेशन बनानी है वो एक अदारा है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। तो IGCC, IPCC, अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, सही, पैनल जी, IPCC जी। तो अब इसके तहत जो लोग थे उन्होंने इससे पहले भी पेरिस एग्रीमेंट्स पहले से भी कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, लेकिन वो थोड़े से लूज एग्रीमेंट थे। जैसे 1996 का क्योटो प्रोटोकॉल था, उसके बाद कोपेनहेगन का 2009 का प्रोटोकॉल है। लेकिन ये 2016 12 दिसंबर को जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, इसमें 195 ममालिक सिग्नेटरी हैं, जिसमें एडवांस कंट्रीज़ भी शामिल हैं, और USA के प्रेसिडेंट ओबामा भी उसमें मौजूद थे और सिग्नेटरी हैं उसके। पाकिस्तान से भी नवाज शरीफ साहब गए थे, तो पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। तो ये जो 2016 का पेरिस का एग्रीमेंट था, इसके तहत दुनिया ने एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है, अब हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए फास्ट हमें एक्ट करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, यूँ समझ लें कि 1750 से 1850 ये स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, लेकिन 1850 हम इसको कह सकते हैं ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज है। यहाँ से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से शुरू हुई, और तमाम लोगों ने, तमाम ही मुल्कों ने ये समझ लें कि फॉसिल फ्यूल को जलाना शुरू किया फॉर पावर प्रोडक्शन
और इसके अलावा भी दूसरे यूज़ इसके थे। फॉसिल फ्यूल से मुराद? फॉसिल फ्यूल से मुराद ये है कोल, ऑयल और गैस। ये 3 फ्यूल जो हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और इसमें से दुनिया में जो एबंडेंट क्वांटिटी में फ्यूल था और है वो कोयला ही है। ठीक। ठीक है, वो जिसकी अब भी हम कह सकते हैं कि उम्र 500 साल है इस वक्त भी। अच्छा। और नंबर 2 जो था वो ऑयल था, और फिर उसके बाद गैस। कुछ ममालिक के पास प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में गैस मौजूद है अब भी। तो ये 3 फ्यूल जो हैं फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। तो शुरू में जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती चली गई 1850 के बाद, तो पावर प्रोडक्शन भी समझ लें कि ये 1895 के बाद तेज़ी से ये पावर प्रोडक्शन की तरफ लोग गए। शुरू में वो डीसी करंट हुआ करता था, बैटरी हुआ करती थी। उसके बाद यूँ समझ लें कि 1904 में ओरस्टेड ने ये मालूम कर लिया था कि डायरेक्ट करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो शायद आपको मालूम होगा ये 1801 की बात है। फिर 1835 से लेकर 1845 तक माइकल फैराडे जेब में मैग्नेट लिए घूमता था। तो लोग उससे सवाल करते थे कि लोग तो पाउंड लेके घूमते हैं, आप ये क्या मैग्नेट लेके घूमते हो? तो उसने कहा कि भाई देखें, आप इसका कन्वर्स इफेक्ट जानते हैं कि ओरस्टेड ने मालूम किया था कि डायरेक्ट करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मैं करंट बना लूँ। उल्टा काम कर दो। हाँ, 1845 में वो कामयाब हो गया। मतलब उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और बगैर बैटरी के करंट प्रोड्यूस कर लिया। तो ये फिनोमेना कहलाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही प्रिंसिपल बना जनरेटर का। तो अब ये 1850 के बाद ये जनरेटर बनने शुरू हुए, और ये समझ लें कि 1900 में के अवाइल में टेक्नोलॉजी पावर प्रोडक्शन की लार्ज स्केल पर आना शुरू हो गई। मतलब शायद आपको मालूम होगा कि 1876 में तो पहला बल्ब जला था शायद, हैं? लेकिन ये 1900 में बहुत तेज़ी से दुनिया में तरक्की शुरू हो गई। और दुनिया में तरक्की का राज जो था वो कोयले ही को जला के बिजली पैदा करने का पहला प्रोसेस आया, जिस पे एक साइंटिस्ट था रेनकाइन। अच्छा। उसने अपना एक साइकिल डेवलप किया, उसे हम रेनकाइन साइकिल कहते हैं। उसमें यूँ समझ लें कि ये कोयला जला के बॉयलर में कोयला, उसमें मेन कंपोनेंट जो उसके होते हैं वो है बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, फीड पंप। ये एक पूरा साइकिल है। तो बॉयलर में हम कोयला जला के और पानी उसमें ले जाते हैं। उस पानी को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे लाके स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो स्टीम टरबाइन में जाती है, टरबाइन को घुमाती है। तकरीबन ये समझ लें कि 3000 आरपीएम पे, या कुछ ममालिक में जैसे यूएसए में है या केएसए में है 3600 आरपीएम पे टरबाइन को घुमाती है। और वो टरबाइन जो है जब घूमता है उसके साथ जनरेटर को कपल कर देते हैं। जनरेटर को डायरेक्ट करंट से उसमें हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं, उसके रोटर को, और उसको जब घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कट होना शुरू हो जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड कट होती है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, बिजली बनना शुरू हो जाती है, जो कि फैराडे का लॉ है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये बिजली बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये शुरू में तो कोयला जला है, उसके बाद कुछ ममालिक में, जैसे ख़ास तौर से आप समझते हैं कि सऊदी अरब वगैरह में, या आज से 60-70 साल पहले, 80 साल पहले ये ऑयल की प्रोडक्शन शुरू हो गई। और फिर ये ऑयल पर भी वही प्रोसेस उसी रनकाइन साइकिल पे उसी तरह से स्टीम बना के और उसी तरह से बिजली बनाई जाना शुरू हो गई। ये रनकाइन साइकिल था शुरू में, जो कि चलता था, और ये लो एफिशिएंसी होती थी, 33%, 34%। 33% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम इस कोल की 33% एनर्जी तो इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो 67% है वो ज़ाया कर देंगे। वो ज़ाया कहाँ करेंगे? ज़ाया करेंगे एनवायरनमेंट में, या समंदर में, या दरिया में। कूलिंग के लिए जो पानी लेते हैं उसको गर्म करके दोबारा दरिया में फेंक देते हैं, दोबारा समंदर में फेंक देते हैं, तो समंदर को भी हम उसके टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये बात हो रही है अब अवाइल 1900 की। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, एफिशिएंसी बढ़ती चली गई, 38 तक पहुंच गई। यूँ समझ लीजिए कि 1900
1975 के बाद एक और मज़ीद पावर जनरेशन में इजाफा हो गया कि एक साइंटिस्ट था, उसने अपना ब्रेटन साइकिल समझ लें कि बनाया। उसमें हम गैस टरबाइन इस्तेमाल करते हैं और उसमें गैस को और एयर को कंबस्ट करके, और इसके 3 कंपोनेंट जो हैं वो है कंप्रेसर और आपका कंबशन चैम्बर और टरबाइन। ठीक है, तो कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे, और फिर आपके कंबशन चैम्बर में गैस मिक्सचर को जलाते हैं, और वो जो जलने के बाद गैस कहलाती है फ्लू गैस। वो बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की होती है। आजकल तकरीबन 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उसमें आता है। ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस है, ये उस टरबाइन को घुमाती है और फिर वो टरबाइन से जनरेटर ज्वाइन कर देते हैं। पानी का इसमें नहीं, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं था। अच्छा। ये ब्रिटन साइकिल है। ठीक है, अब ब्रिटन साइकिल में जो फ्लू गैस मैकेनिकल वर्क करके टरबाइन को घुमा के जो निकलती है, दाखिल तो फ़र्ज़ कर लें 1650 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी टरबाइन में, लेकिन जो खारिज होती है वो तकरीबन 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये भी एक अच्छी खासी हीट है। तो पहले तो समझ लें 1975 से पहले ये सिंपल साइकिल में चला करती थी इसी तरह से, और हम इसको पीक लोड में चलाते थे क्योंकि भाई 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो ज़ाया हो रहा है। 1975 के बाद फिर इन दोनों साइकिल को कंबाइंड कर दिया गया, ब्रिटन साइकिल और उसके साथ रेनकाइन साइकिल को जोड़ दिया गया कि ये जो हम कोयला जला के रेनकाइन साइकिल में हीट जनरेट कर रहे थे, अब हमारे पास ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड की जो फ्लू गैस है, इसको इस्तेमाल करें और ये बॉयलर में दें और उससे हीट करें, और फिर इस हीट को यूटिलाइज करके स्टीम टरबाइन में स्टीम बनाएं और स्टीम टरबाइन भी चलाएं। तो अब ये 2 साइकिल कंबाइन हो गए। कौन से 2 साइकिल? ब्रिटन और रेनकाइन। तो इसका नाम रखा गया कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन, CCGT। अब इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि रेनकाइन साइकिल की तो एफिशिएंसी 37 थी। ये कंबाइंड साइकिल की एफिशिएंसी शुरू में तो 55, 52 वगैरह थी, लेकिन आजकल इसकी एफिशिएंसी 65 हो गई है। अब 65 का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ 35% वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एयर में करें या समंदर या दरिया में करें। मतलब आपने एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। अब एफिशिएंसी को बढ़ाने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमने फ्यूल को सेव किया। जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतनी कम एम्बिएंट एयर में पोल्यूशन कम हो जाएगी। मसला जो दुनिया का आया हुआ है इस वक्त, जो कि मैं समझता हूँ साइंटिफिकली इज़ अ चैलेंज फॉर दिस सेंचुरी, कि हमें किसी सूरत से ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस में 76% तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाह रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें। अब ग्रीन हाउस गैसेस कर क्या रही हैं, पहले तो हम ये समझ लें। देखें, जैसे हमारा सूरज से जो हमारे पास ज़मीन पे शुआएँ आती हैं, वो सारी की सारी नहीं आती हैं, उसका परसेंटेज कुछ आता है और ये आने के बाद वापस चला जाता है। ओजोन लेयर थी वहाँ और ये वापस जाता था सम परसेंटेज। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हवा में बढ़ना शुरू हुई है, जो कि 1850 में 280 ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती थी इन्वायरमेंट में। ये बढ़कर आज मेरा ख्याल ये है कि 435 437 पार्ट पर मिलियन हो गई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन लेयर से पहले एक लेयर बना लेती है और ये जो हमारी ज़मीन से हीट एनवायरनमेंट में वापस जानी थी वो ट्रैप हो जाती है। हीट ट्रैप हो गया, समझ ले हमारा ग्लोब। स्पेस में हमारी ज़मीन फेंक देती थी वापस एनर्जी, वापस फेंक देती थी, वो उसको रोक देती, वो ट्रैप हो गई। वो जब ट्रैप हो गई तो इस ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, इसकी सारी साइंटिफिक डेटा मौजूद हैं कि 1850 से लेकर आज तक 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुकाबले में बढ़ गया है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया ज़मीन का। उसके असरात भी आ रहे हैं, कहीं सैलाब आ रहा है कि ड्राउट है, ये सब चीज़ें हो रही हैं।
अब ये अगर हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल ना किया, एमिशंस को, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कंट्रोल ना किया, तो ये टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा और दुनिया जो है एक तबाही की तरफ जाएगी। समंदर के लेवल्स बढ़ेंगे, कौमें उसमें डूबेंगी, सैलाब ज़्यादा आएंगे। तो अब इस चीज़ को कम करने के लिए ये पेरिस एग्रीमेंट किया गया था कि पेरिस एग्रीमेंट में सबने कहा कि भाई हम 2030 तक 45% कार्बन डाइऑक्साइड कम कर लेंगे और 2050 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाएंगे। पाकिस्तान ने शायद 2060 का कहा, इंडिया ने भी 2060 का कहा है। नेट ज़ीरो का मतलब कि बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे नहीं, कार्बन। प्रोड्यूस होगी लेकिन कुछ एब्जॉर्ब भी कहीं होती है, तो वो प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा। मतलब हम और इस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अब आजकल 430 या 435 ppm के करीब आ गई है, उसको हम 45% नीचे ले जाएंगे। ठीक है ना। अब जो है इसके लिए एनर्जी में भी अब डेवलपमेंट शुरू हुई कि हमें हाई एफिशिएंसी एनर्जी पे जाना चाहिए। तो अब दुनिया या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, या हम जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है उसको कैप्चर करें, उसको इस्तेमाल में लाएं, या हम कोई ऐसी पावर जनरेशन के मेथड बनाएं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकले ही ना। मतलब यानी कि एक साइकिल है, एलन साइकिल, जिसमें हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड से यूँ समझ लें कि बिजली बनाएंगे और उसी को रीसर्कुलेट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को टरबाइन ही के अंदर। वो तो बाहर नहीं बाहर निकलेगी, वो उसी में घूमती रहेगी। 3-4% जो है वो बाहर जाएगी। तो ये एलम साइकिल कहलाता है। इससे हम करें या रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन हम बढ़ाएं। तो आजकल जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो कि हम यूँ समझ लें कि सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करके जो पीवी जिसको कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, उसमें उसको हम उसके ज़रिए से हम बिजली बनाएं जो कि बन रही है। और ये कोई एक्सपेरिमेंट नया तजुर्बा नहीं है, ये आइंस्टाइन ने 100 साल पहले बता दिया था। 1916 में मेरा ख्याल ये आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शायद आपने पढ़ा हो कि भाई व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक ऑन ए मेटल इलेक्ट्रॉन सरफेस निकल द जाता है। इलेक्ट्रॉन विल इमिट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो ये तो प्रोसेस तो 1916 का है, जिसपे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी इसी पे मिला था, टू प्रूव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो ये आइंस्टाइन को एक ही नोबेल प्राइज़ मिला था, वो इसी चीज़ पे मिला था। तो प्रोसेस तो 100 साल पुराना था, अडॉप्ट क्यों नहीं हुआ? प्रोसेस महंगा था, ठीक है ना? इसलिए दुनिया उस तरफ नहीं गई, क्योंकि आपको मालूम है कि सन इज़ द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हैं? तो अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, मास स्केल पर पैनल बनने शुरू हुए, वो एनर्जी की कॉस्ट नीचे आ गई। तो मुझे याद है कि पहले तो जब शुरू में जर्मनी ने ये शुरू किया फोटोवोल्टाइक वगैरह, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, 30 सेंट 40 सेंट पर किलोवाट आवर। वो आज घट कर, क्योंकि ये पैनल भी मास स्केल प्रोडक्शन पे शुरू हो गए बनना और दूसरी ये चीज़ें सस्ती हुई, तो आजकल वो 30-40 सेंट की बिजली जो है 1.5 सेंट 1.2 सेंट पर किलोवाट आवर में आ गई, मतलब अफोर्डेबल हो गई। देखें, एनर्जी प्रोडक्शन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबिलिटी, एफिशिएंसी और यूँ समझ लें कि सस्टेनेबिलिटी। भाई एक ठीक। चीज़ मैं बनाऊँ वो सस्टेनेबल भी हो, ये नहीं कि 1 साल बाद अफोर्डेबल भी खत्म हो। हो जाए। जी हाँ, वरना ऐसा नहीं है मेरी इजाज़त ज़ाया हो जाए, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकें। हाँ। तो अफोर्डेबिलिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। अब देखें, ये जो सीसीजीटी है, इसकी अवेलेबिलिटी होती है 90 से 94%। पीवी की जो अवेलेबिलिटी है वो है 22-23%। वजह, सूरज जब तक होगा वो फोटोवोल्टाइक सेल काम करेगा। जैसे ही सूरज गया, सूरज तकरीबन 8-10 घंटे का रहता है 24 घंटे में से, तो वो रहेगा, बाकी के 14 घंटे सूरज नहीं है, तो फोटोवोल्टाइक जो है वो आपका काम नहीं करेगा। अगर आप बैटरी स्टोरेज डालें तो वो फिर आप काम करेगा, लेकिन वो फिर महंगा हो जाएगा, तो वो अफोर्डेबल नहीं रहती चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि ये एनर्जी सस्ती हुई और अडॉप्ट होना शुरू हो गई। इसी तरह से लोगों ने ये देखा, हवा अगर 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा इसकी रफ्तार है, स्पीड है, तो हम
विंड मिल बनाए और उसको घुमाए। तो मैं भी एक दफ़ा हॉलैंड में था, मेरा ख्याल बहुत पुरानी बात है 1989 की। तो मैंने देखा बड़े-बड़े विंड मिल लगे हुए हैं। वहाँ बिजली भी पैदा हो रही है, कम स्केल पे थी, लेकिन वो चीज़ डेवलप हुई, उसमें जो ब्लेड्स थे उनका भी वेट कम किया गया, ऐसे मेटल बनाए गए और वो चलना शुरू हुए और उन्होंने भी बिजली पैदा करना शुरू कर दी। अच्छा, हमारे सिंध उनकी में भी एक बड़ा हैं? कॉरिडोर है सिंध हाँ, में, सिंध में कॉरिडोर है, ये 60-60 जो मेगावाट के प्लांट लगे हुए हैं अच्छे। भंबोर मकली की तरफ जी जाए हाँ, तो जी हाँ, जी नज़र हाँ, जी आती हाँ, हैं जी हाँ, लाइन अब से। ये लगे हैं तकरीबन मेरे ख़्याल 8-10 साल अच्छा। पहले। हुँ। और जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा हैं ये। जर्मनी में इतना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है कि रात के वक़्त वो आपको बिजली इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं, जर्मनी वाले। इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ करते हैं कि हमारा ग्रिड रहे, अच्छा। ग्रिड सस्टेन रहे। तो रात में आपको बजाय बिजली के पैसे देने के, आपको बिजली कंपनी पैसे देती है। इतना अच्छा, ज़्यादा उन्होंने अपना रिन्यूएबल तो एनर्जी को ये कंपनी क्यों ऐसा करती है? सस्टेन। वो इसलिए करती है कि भाई ग्रिड उनका एनर्जाइज रहे। भाई ये जो बिजली अच्छा। जाती है, बिजली को जैसे ही हम जनरेटर से बनाते हैं 21 केवी या 18 केवी पे बनती है, फिर हम एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम ग्रिड उसके वोल्टेज को 21 केवी से 220 केवी या 500 केवी करके फिर ट्रांसमिशन लाइन में दे देते हैं, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन। वो फिर वहाँ से जाती है, फिर ग्रिड स्टेशन पे आती है। ग्रिड स्टेशन में फिर उसकी वोल्टेज को कम किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के। फिर हम उसको इलाकों में लाते हैं तो मज़ीद उस वोल्टेज को कम करते हैं। ग्रिड स्टेशन में वोल्टेज को 500 केवी से कम कर 11 केवी कर लिया जाता है। फिर वो 11 केवी को 440 वोल्ट में या 220 वोल्ट में लाने के लिए आपने देखा होगा ये खंभों पर लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, जी, जी। या एक कमरा बना के जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है अक्सर बारिशों तरीके में से। उड़ जाते हैं और वो हाँ, हाँ। तो ये जो है, ये वोल्टेज को लो करते हैं हम। अच्छा, ये वोल्टेज को लो करके घरों में देते हैं। आप पूछेंगे कि भई वोल्टेज को पहले बढ़ाया फिर कम किया, ऐसा क्यों किया? उसकी वजह भी साइंटिफिक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब पावर ट्रांसमिट हो, पावर जो है वो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, वोल्टेज और करेक्ट। करंट। तो हम ये चाहते हैं अच्छा, जब एनर्जी तारों में जाती है तो वो असल में करंट है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, दैट इज़ करंट। तो अगर हम ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे जनरेटर से चला है, उन तारों में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जी। वह मेटल है, हाँ। मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन और रिपेल इस करेंगे। इलेक्ट्रॉन, ये दोनों टकराते हैं तो वहाँ हीट जनरेट होती है। वो तार गर्म होते हैं। एनवायरनमेंट के मुकाबले में अगर वो तार गर्म होगा तो हीट डिसिपेट होगी एनवायरनमेंट में। तो ये हीट लॉस होती है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट लॉस हो जाएगी। उसका फार्मूला I²RT। I मीन्स करंट, R मीन रेजिस्टेंस विच इज़ कांस्टेंट एंड T इज़ टाइम। तो हम चाहते हैं करंट कम रहे। तो करंट कम रखने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ा दी हम जाए। वोल्टेज बढ़ा देते हैं और यहाँ हमें लाके करंट इस्तेमाल करना होता है घरों में। हर चीज़ करंट से चल रही है, तो हम फिर क्या करते हैं कि वो करंट को बढ़ा के अपने सारे इक्विपमेंट चला रहे होते हैं, वोल्टेज कम कर देते हैं। तो ये रास्ते में ये जो ट्रांसफार्मर लगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सिर्फ एनर्जी लॉस को कम करने के लिए थे। तो हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जो पेरिस एग्रीमेंट था। आपसे आपने कहा कि 2030 तक बहुत सारे उन्होंने प्लेज किया था ममालिक जी ने, हाँ, तो अब 2030 में तो 2030 हाँ 4 जी, साल रहते हैं, हाँ, हाँ, 2026 शुरू हो गया, हाँ, तो आपके ख्याल बिल्कुल। में जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे या हो रहे हैं या नाकामी होगी इसमें? देखें, दुनिया के तमाम ही ममालिक इस पे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि काम तो बहुत हुआ, लेकिन स्पीड वो नहीं रही जो 2030 में इसको कंट्रोल करने की थी कि 45% हम कम कर दें। हम उसमें थोड़ा-सा स्लो रहे। मतलब हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना था, हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना था, हमें गैस टू पावर को बढ़ाना था। आप पूछेंगे गैस टू पावर क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के फॉसिल फ्यूल हैं, कोल, ऑयल। ऑयल और गैस। तो कोल पे और ऑयल पे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो लो एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 40% है आजकल। सुपर क्रिटिकल जो एडवांस हैं, जो हमने पाकिस्तान ने भी लगाए हैं, यहाँ बिन कासिम पे भी लगा, यहाँ हब पे भी लगा, थर में भी लगा और वो उधर आपके साहिवाल में भी लगे। ये
सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है जनाब? 40% है ना? इससे ज़्यादा कोल और ऑयल की टेक्नोलॉजीज़ की एफिशिएंसी हम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था सीसीजीटी, कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन, उसकी एफिशिएंसी है 65%। तो अब ये जो 25% का डिफरेंस आ गया अवेलेबल टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया। हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इफ वी बर्न Yes. gas Instead and of then coal. utilize gas in the cycle, तो we can increase the efficiency up to 65%। नंबर दो है कि गैस की अपनी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा है। देखिए, गैस की हीटिंग वैल्यू है 46 मेगाजूल पर केजी। मैं आपको लो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, जो कि गैस टरबाइन में हम इस्तेमाल करते हैं जिसको। ऑयल की है 40, और कोल की, अच्छे कोल की बता रहा हूँ मैं आपको, ये है 20, 22, 23। ठीक है अच्छे ना? कोल की। अच्छे कोल की और बता जो रहा हूँ हमारा मैं, थर का जो बिटुमिनस, कोल है जो सब बहुत बिटुमिनस, ये हाँ, तो 10 है। अच्छा। हमारा जो एक लिग्नाइट है थर में, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो 10 मेगाजूल पर केजी है। मतलब अगर मैं 1 किलोग्राम कोयला जलाऊं, ऑयल जलाऊं, तो कोयला मुझे 40 ग्राम जलाना पड़ेगा, हैं? और 46 मेगाजूल पर केजी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू है। इसका मतलब है हमारे लिग्नाइट कोल से 4.6 गुना उसकी ज़्यादा है। मतलब 40 ग्राम मुझे, 1 किलोग्राम मुझे कोयला जलाना पड़ेगा, 1 ग्राम उसके मुकाबले। वो हाँ, 1 किलोग्राम गैस के मुकाबले में। हाँ, तो ये तो, और जब ज़्यादा कोयला जलाना पड़ेगा आपको, तो उसकी ज़्यादा एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट भी आएगी आपकी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कार्बन कंटेंट जो है ना, वो बढ़ जाता है। अब कोयले में सुपर क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो एडवांस हैं, पुराने वाले नहीं कर रहा हूँ मैं। सब क्रिटिकल एक होते थे जो 37% एफिशिएंसी से नीचे होते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस करती गई ना, तो उस साइकिल में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई रेनकाइन साइकिल में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि उसमें रीहीटर डाला गया बॉयलर पे, इसी तरह से हीटर लगाए गए, रीजनरेटिव हीटर। तो उस सिंपल रेनकाइन साइकिल का नाम एडवांस होके हो गया था रेनकाइन रीजनरेटिव रीहीट साइकिल। मतलब अब उसमें रीजन वो भी लगे हुए हैं, हीटर भी लगे हुए हैं, और उसमें बॉयलर में वो भी डाला हुआ है रीहीटर, और मेटल इस्तेमाल किया है टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने के लिए या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ये तो जनाब पहुँचे आप ये 40% रेनकाइन साइकिल। लेकिन प्रॉब्लम किया कोल ने। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम थी, एफिशिएंसी अवेलेबल कोल से बिजली बनाने में वो एफिशिएंसी कम थी, और नंबर 3 इसमें कार्बन कंटेंट है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई हवा में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से भी, वो रही 850 ग्राम पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट बिजली। जब 1 यूनिट बिजली बनती है, तो हवा में 850 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाती है। ऑयल से जो हम बिजली बनाते हैं सुपर क्रिटिकल, तो 1 यूनिट बिजली के लिए तकरीबन 700 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। लेकिन जब सीसीजीटी से हम बना रहे हैं बिजली, तो 1 किलोवाट आवर के लिए तकरीबन 350 से 330 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, आधी हो गई, कोल के मुकाबले में, आधी से भी कम। और 1/3 हो गई, कोल के मुकाबले में 1/3 हो गई, ऑयल के मुकाबले में हाफ हो गई। तो अब कोल के मैंने मुकाबले में अच्छा 1/3 हो गई, हाँ, हाँ, है ना? सही, 900 हाँ, से 300 पे आ हाँ, गए हम। सही, सही। तो अब कोल जो है, हम कहते हैं डर्टीएस्ट सोर्स। फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, डर्टीएस्ट फॉसिल फ्यूल। इसीलिए कोल के प्लांट पूरी दुनिया में बंद किए जा रहे हैं। अमेरिका में मैं खुद भी 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ अमेरिका, तो वहाँ जो सब क्रिटिकल पावर प्लांट थे वो बंद हो गए। अब दुनिया किधर चली गई? या तो रिन्यूएबल है, या बेस लोड के लिए गैस टू पावर कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन। अच्छा, जी। रिन्यूएबल की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें एक डैम तो बहुत अरसे से दुनिया में बन रहे थे और उनसे बन रही थी। तो ये डैम से जो बिजली जी हाँ। वो क्या कम एफिशिएंसी की होती है उसका? डैम में देखिए, मैंने आपको हाँ, बताया कि 3 चीज़ें होती हैं इसमें। अवेलेबिलिटी जिसमें अफोर्डेबिलिटी, इम्पोर्टेंट है ना? अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, दरिया होगा तो बनेगा। हाँ, और दरिया में पानी होगा, डैम में पानी होगा तो बिजली बनेगी। हाँ, डैम में लेवल अगर कम हो गया, तो आपकी बिजली जो है वो भी आपकी कम बनेगी। तो डैम में 65% अवेलेबिलिटी होती है इसमें,
हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैस टरबाइन में तो 94% अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, डैम एक अच्छी चीज़ है, डैम होने चाहिए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि इसको भी रिन्यूएबल में शामिल करें, जो कि मेरा ख़्याल हो जाएगा, ये भी रिन्यूएबल में शामिल है, हम ये समझते हैं। लेकिन डैम का मसला ये होता है कि बड़े डैम बनाने के लिए 7-8 साल लगते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि 7-8 साल वो भी लगे, उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होना है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। फिर दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखा काला बाग डैम में एक बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ यूँ समझ लें कि व्यूज़ हैं, हाँ, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। बहरहाल तो वो नहीं बन सका। तो अब ये जो हम चाहते हैं कि या इंजीनियर्स या साइंटिस्ट जो हैं, उनकी अप्रोच यही है कि बेस लोड के लिए हम सीसीजीटी ही को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, मतलब लेस ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होंगी। मैं आपको वैसे ही बताता चलूँ कि दुनिया में तकरीबन इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज हो रही है, वो तकरीबन 50 गीगा टन्स के करीब है, ठीक है ना? जिनमें से एनर्जी सेक्टर में तकरीबन समझ लें कि 30 से 32 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, और इस 30 से 32 टन एनर्जी जो खारिज से एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, इसमें मेरे ख्याल पावर सेक्टर में 12-13 गीगा टन जो है ना पावर सेक्टर से निकलती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 40%। तो अब ये हुआ कि जो 40% है, ये बिग चंक है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम इसको कंट्रोल करें, इसको कम करें। तो कम करने का तो ये तरीका ये है कि आप कोल के प्लांट को बंद कर दें, ऑयल के प्लांट को बंद कर दें, सिर्फ गैस टू पावर पे चले जाएं। लेकिन फॉसिल फ्यूल में। इसमें फोसिल फ्यूल में हुँ, फोसिल फ्यूल में गैस रिडक्शन के लिए, बिल्कुल नेट ज़ीरो के लिए नहीं, हाँ, रिडक्शन के लिए गैस पे आप जाएँ। फ़िलहाल ये कर लेंगे। जैसे आपका टारगेट है 2030 में हम 45% कम करना है। जो आज का लेवल है, उस लेवल को 45% कम करना जैसे है। आपने कहा अवेलेबिलिटी, तो गैस की अवेलेबिलिटी, ऐसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहाँ पे एक ज़माने में कहा जाता था कि सुई गैस जो है वो सालों तक, सदियों तक चलेगी, या लेकिन अब तो गैस इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है। हाँ, तो पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन गैस का है आपके ये नज़दीक? आपने अच्छा सवाल किया। असल में पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ना होने के बराबर है। देखिए, हमने एक प्रीशियस फ्यूल जो है वो बॉयलरों में जला दिया। हमने इस गैस को उन प्लांट पे भी जला दिया जिनकी एफिशिएंसी 18% थी। सिंपल साइकिल गैस टरबाइन चलते रहे। यहाँ जिनकी एफिशिएंसी गर्मियों में 18% और सर्दियों में ये 22-23% हुआ करती थी। 20% एफिशिएंसी का मतलब 80% तो आपने ज़ाया कर दी। तो ये क्या ज़ाया कर दिया आपने? गैस ज़ाया कर दी जला के। गैस बॉयलर में कचरा जलाने का होता है, हेवी फ्यूल ऑयल, जो कि बिल्कुल रिफाइनरी में सबसे नीचे लेवल पे जो फेंकने वाला ऑयल होता है, उसको हम कहते हैं हेवी फ्यूल ऑयल या फर्नेस ऑयल, हाँ? एचएफ, वो जलाने का होता है। अब होता ये है कि पाकिस्तान में जो, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था कि गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो सिर्फ वो 5 साल का ही देखती हैं कि मैं अपना टाइम निकालूँ और निकल जाऊँ और लोगों को रिलीफ दे दूँ, चाहे वो हमारा प्रीसियस फ्यूल जल जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान में अपनी जो प्रोडक्शन है, उसकी 70% गैस तो मौजूद है, 30% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जो गैस इस वक्त है, उसकी कॉस्ट पहले तो बहुत कम थी, $2 $2.5 थी पर मिलियन बीटीयू। ये मिलियन बीटीयू जो है एनर्जी का टर्म है। इसमें ही हम फ्यूल ख़रीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसी से हम निकालते हैं सारी एफिशिएंसी वगैरह भी। तो पहले तो थी $2.5 आजकल वो $3.5 पर मिलियन बीटीयू है हमारी अपनी गैस, 70% जो है। और 30% जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तकरीबन $10 पर मिलियन बीटीयू पे कर रहे हैं। तो ये 3 का 10 हो गया, मतलब ये भी 3 गुना महंगी गैस हम खरीद रहे हैं। तो ये अभी इस वक्त 30% गैस हमारे मुल्क में कम है। हम 30% कतर से ले रहे हैं गैस, महंगी गैस ले रहे हैं, और फिर उनको मिक्स करके तो वो वेटेड पाइपलाइन एवरेज 5 होगा तकरीबन? 5-6 के करीब हुँ, है एवरेज। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है मेरे हिसाब से, मैं जो समझता हूँ, जो पॉलिसी मेकर को भी मैं इसमें ज़िम्मेदार ठहराऊँगा कि आप इस पूरी गैस को ब्लेंड करें, जो कि हो रही है, लेकिन कॉस्ट को भी तो ब्लेंड कर लें। कॉस्ट उन्होंने किया हुआ ये है कि इंडस्ट्री को
और जैसे इब्न कासिम का प्लांट है, इनको एलएनजी की लाइन दे दी डायरेक्ट और एलएनजी की प्राइस भी दे दी। अब अगर आप $10 $12, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी है उसमें और दूसरे ये हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह ये सब है, तो ये $12 पड़ती होगी, $12-13 पर मिलियन BTU। तो $3 की जगह और मैं $13 $12 जो है ये आपकी इंडस्ट्री को दूं या आपके प्लांट को दूं और बिजली भी उसको मैं महंगी दे दूं 30-35, अब तो 30-35 पे आ गई है, इससे पहले बहुत थी ये 60 के करीब भी गई है, 60 रुपये पर किलोवाट आवर भी गई है। तो अब जब दोनों चीज़ें महंगी होंगी तो हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या कम्पीट करेगा। इस रीजन में सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगी गैस पाकिस्तान में है। उसकी वजह ये है कि हमने अपनी गैस को, जो कि आपने कहा ना सुई में गैस, वो कहते थे कि 200 साल चलेगी घरों में, वो 200 साल क्या, वो तो अब फूक गई सारी गैस, तो सुई की जला दिया। बदीन वदीन की गैस है ये। सिंध में गैस जो है ना तकरीबन आप समझ लें कि 3000 MMCFD निकलती है ऑलमोस्ट, और टोटल गैस की कंजम्पशन हमारी है 4100 MMCFD। MMCFD कहते हैं मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। MS स्टैंड फॉर 1000 है, 1000 दैट मीन्स मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। तो हम 4100 की हमारी खपत है, जिसमें से हमारे पास 3000 के करीब अपनी गैस है, बाकी ये हम गैस इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये मसला अभी देखें, ये शायद मैं किसी का स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने कहा अब गैस भी महंगी हो जाएगी क्योंकि हम ज़्यादा गैस इंपोर्ट करेंगे, तो अब इसका बोझ सारा डाल दिया जाएगा आवाम पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ मसला आया? मसला वही है कि R&D थी नहीं। गैस जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रीशियस फ्यूल था, उसको हमने जला दिया बॉयलर में, उसको जला दिया हमने 18% एफिशिएंसी के गैस टर्बाइनों में। ये सब गलतियाँ होती रही हैं यहाँ। तो अच्छा, जो ग्रीन एनर्जी पर आते हैं, तो ग्रीन एनर्जी में एक तो हमने डैम की बात की और एक सोलर, इसके अलावा सोलर और है, PV है, ये आपका विंड है, विंड ये है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियर को भी लोग ग्रीन तो नहीं, उसको पिंक एनर्जी कह रहे हैं, लेकिन वो रिन्यूएबल में ही आ जाएगी, ठीक है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड तो खारिज नहीं होती। न्यूक्लियर में देखें आप, क्या होता है कि न्यूक्लियर प्लांट में जो फ्यूल बंडल बनते हैं, शायद आपने सुना हो कि ये नेचुरल यूरेनियम जो होती है, इस नेचुरल यूरेनियम में 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, U-234, U-235, U-238। U-234 की मकदार इतनी कम होती है कि आम लोगों को बताया जाता है कि 2 आइसोटोप्स होते हैं, U-234, 35 और U-238। U-235 होता है 0.7% वो भी 0.7% और U-238 होता है 99.295% या 3%। यानी कि 1000 एटम्स में से 7 एटम होंगे। बस ये समझ लें मास के, हाँ। इस 99.3 तो वो है, और वो यूटिलाइज नहीं होता U-238, यूटिलाइज होता है U-235। लेकिन अच्छा, जो नेचुरल 99.3 है वो यूटिलाइज नहीं होता। यूटिलाइज नहीं होता। और ये जो 0.7% है, ये डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होगा। नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल नहीं कर सकते हम बिजली बनाने के लिए। हम फ्यूल बंडल जो बनाते हैं वो एनरिच्ड यूरेनियम से बनाते हैं। अब एनरिच्ड यूरेनियम क्या होती है जनाब? हम एक प्रोसेस के ज़रिए इस 0.7% U-235 की मकदार को 0.7 से बढ़ाकर 3% या 5% करते हैं। वो यूरेनियम फ्यूल बंडल में डाल के, फ्यूल के बंडल्स यहाँ न्यूक्लियर प्लांट में आते हैं और वो एक ख़ास रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन है, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन उस रिएक्टर में करवाया जाता है, जिससे एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और वो हीट से फिर हम वही स्टीम बना लेते हैं और स्टीम से स्टीम टरबाइन चला देते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि कराची में पहले एक प्लांट था 135 मेगावाट का, ये कैनप पे, तो वो हमारा चलता था शुरू में, तो 135 मेगावाट पे चलता रहा, बाद में वो कम होकर डीरेट होकर 60 मेगावाट पर काफ़ी देर तक चलता रहा, बंद कर दिया गया। अब ये नए प्लांट 1200 मेगावाट के आ गए, K2 K3 ये हैं, और हमारे पास इस तरह से डाउन दी कंट्री ये हमारे पास प्लांट है 350-300 मेगावाट के। तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर भी है जी। तो ये भी हम कहेंगे का मतलब इस्तेमाल करना आसान है कि दुनिया जो है वो, फिर खैर हमने तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया बहुत सालों पहले, लेकिन ये कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे होंगे या ये सब कर रहे होंगे, तो इस पर दुनिया आपको इजाज़त देती है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करें? पाकिस्तान जो है ना एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर है, ठीक है ना।
और ये हमें इजाज़त 1970s में मिल गई थी, हमारे पास लाइसेंस है इसका। तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर प्लांट लगा सकता है, उस पे कोई कतरान नहीं थी। उसी के तहत ये समझ लें कैनप प्लांट आया था और उसी के तहत आपके K2 K3 आ गए। लेकिन प्रॉब्लम जो अच्छा फ़ायदा क्या है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होगी, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन इसकी नहीं है, ठीक है। नंबर 2 जो है वो ये है कि इसका फ्यूल बहुत सस्ता है। फ्यूल जो है मैं 6 महीने के बाद वो फ्यूल बंडल चेंज करूँगा और रोज़ाना मुझे बॉयलर में कोयला जलाना या ऑयल फेंकना या गैस जलाना ये नहीं है, क्योंकि वो जो एनर्जी एक रिएक्शन से बनती है, मतलब एक न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम को पेनिट्रेट होता है और वो जब यूरेनियम बेरियम क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन में फिशन रिएक्शन करके निकलता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। मैं अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम से एनर्जी का कन्वर्जन करूं तो मिलियंस ऑफ टन्स कोयला मुझे जलाना पड़ेगा, तो वो 1 किलोग्राम एनर्जी के बराबर बनेगा, न्यूक्लियर एनर्जी के बराबर बनेगा। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये हम बना रहे हैं, अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज नहीं करती, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत सारे ममालिक इसकी मुखालिफत करते हैं। जैसे जर्मनी में आपने सुना होगा चेरनोबिल का वाक़या, मेरे ख्याल यूक्रेन में 1986 में, यूक्रेन में हाँ 1986 में हुआ था वो, अच्छा चेरनोबिल पे, हाँ ठीक है यूक्रेन ना। में हाँ, तो वो उससे फिर एक दफ़ा मैं भी जर्मनी में था, मेरा ख़्याल फिर वही कि 2.5 महीने या 3 महीने के लिए, तो मैं होटल में ठहरा था, तो नीचे बड़े-बड़े जुलूस जा रहे थे। वो मैंने उनसे पूछा, वो जर्मन लैंग्वेज में, बड़े डिसिप्लिन्ड वे में, हमारे वहाँ की तरह नहीं, बड़े डिसिप्लिन्ड वे में नारे लगा रहे, बैनर। तो मैंने कहा ये भाई क्या है? तो उसने कहा ये न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके ख़िलाफ़ ये एक मुहिम चल रही है कि हम अपने मुल्क में न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगाने देंगे। तो बहुत सारे ममालिक नहीं लगाते हैं, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ ये सेफ़ तो हैं, लेकिन ये किसी वक़्त भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई सेफ्टी इश्यूज़ आ गए, प्रोटेक्शन काम नहीं की, बहुत सारी इसमें प्रोटेक्शन लगाई जाती हैं, ये नो डाउट कि ये वेल प्रोटेक्टेड प्लांट होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोटेक्शन खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है, जैसे कि आपने देखा अभी जापान में भी हुआ है, और इससे पहले दुनिया में 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं इसके। तो इसमें जो लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, किस लोकेशन पे आप लगा रहे हैं, आबादी के करीब ना हो आबादी के करीब ना हो, दूर हो। वरना तो ये अगर आबादी के करीब लगे होंगे, मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर जब ये K2 K3 लगा रहे थे तो इन्होंने स्टडीज़ तो बहरहाल की होंगी, नो डाउट, लेकिन हमारे हिसाब से इसको कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर लगना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास समंदर की बेल्ट तो 1200 किलोमीटर है। तो बहरहाल मैं डिटेल उसकी मैं नहीं जाऊँगा। तो लोकेशन के हिसाब से कभी किसी ऐसे ज़ोन में ना हम प्लांट लगा दें जो ज़लज़ले के ज़ोन में आता हो, हैं? तो ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं और स्टडीज़ होती हैं, इन्होंने भी की होंगी स्टडीज़। लेकिन इतने बड़े-बड़े प्लांट मैं समझता हूँ कि इनिशियल स्टेज में थोड़ा-सा या तो हमारे दोस्त मुल्क को खुश करने के लिए कि भाई इतने बड़े-बड़े प्लांट जो हैं वो चल रहे हैं दुनिया में, तो ये प्रूवन है, सही तो हो सकता है मे बी। अच्छा हाइड्रोजन का भी अभी आजकल बड़ा वो है कि भाई फ्यूचर हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने का है, तो उसका क्या आप अच्छा देखें, हाइड्रोजन प्रोस्पेक्ट्स जो है देखते ना, मैं खुद भी समझता हूँ कि हाइड्रोजन इज़ ए फ्यूचर फ्यूल, फ्यूचर रिसोर्स ऑफ फ्यूल। हाइड्रोजन मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस पे बहुत काम किया हुआ है हाइड्रोजन पे। तो लेकिन प्रॉब्लम देखें, हाइड्रोजन बनाने में जो प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइज़र। वो जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आपने ठीक अपनी है सेकेंडरी क्लासेस जी या हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हेन वी पास डायरेक्ट करंट इन द वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो हाइड्रोजन जो है वो हम कलेक्ट करें, हाइड्रोजन को वेंट कर दें और इस तरह से हम हाइड्रोजन बना लें। तो ये तो 100 साल पुराना प्रोसेस था वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का, जो कि इलेक्ट्रोलाइज़र अब बन गए हैं, लार्ज स्केल पर बन गए हैं, 20-20 मेगावाट के भी इलेक्ट्रोलाइज़र आ गए हैं। दुनिया हाइड्रोजन बना रही है और दुनिया जो है इस हाइड्रोजन को
समझ लें कि नाइट्रोजन से मिला के अमोनिया भी बना रही है। वो अमोनिया जो है समझ लें कि मुख्तलिफ़ ममालिक में फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के लिए यूज़ भी हो रही है, और गैस टरबाइनों में भी हम अमोनिया जला के बिजली भी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन पे भी हम डायरेक्ट बिजली बना सकते हैं। मसला ये है कि फ़िलहाल जो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन बन रही है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये अब हाइड्रोजन किस प्रोसेस से बना रहे हैं आप, ये भी अहम सवाल है कि अगर मैं इसको रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी वही कि आप सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से बना रहे हैं जिसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं हो रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आप इलेक्ट्रोलाइज़र में दे के उससे आप हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें सही। कोई कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं हुई और हाइड्रोजन बन गई, है ना? तो अब जैसे हाइड्रोजन बनती है, तो हाइड्रोजन को ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट स्टोर करते हैं, उसमें पानी वानी भी होता है थोड़ा बहुत। तो उस पानी को हम पहले तो उस हाइड्रोजन को लेते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर ड्रायर होता है, ड्रायर में लेके जाते हैं। ड्रायर में जो पानी वानी है ये निकाल देते हैं, फिर उसको डीऑक्स करते हैं, ऑक्सीजन भी निकाल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्योरिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी, कि 99.99% प्योर होनी चाहिए हाइड्रोजन। अदरवाइज 70-30% हाइड्रोजन, 70% हो, 30% एयर हो, तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो हम इस सारा प्रोसेस होता है इसमें। तो हाइड्रोजन बनाने के जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं, उनमें पहला तरीका यही है वाटर इलेक्ट्रोलाइज़र का। दूसरा है एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये इसमें पानी इस्तेमाल नहीं होता। तीसरा सॉलिड ऑक्साइड वाला प्रोसेस है। ये जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस है, इससे जो हाइड्रोजन बनेगी, ये हाइड्रोजन तकरीबन समझ लें कि इस वक्त मैं समझता हूँ $3.5 से $6 पर केजी है। अगर इसको एनर्जी टर्म में ले जाएं तो ये तकरीबन समझ लें कि 22 से $35 पर मिलियन BTU होगी। जबकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्टेड गैस है वो $10 है पर मिलियन BTU। तो हाइड्रोजन बनेगी $30 या $35 पर मिलियन BTU, तो ये तो बहुत महंगी हो गई इस वक्त, है ना? और इससे हम हाइड्रोजन बनाए गैस टरबाइन में जला के हम जला सकते हैं, और दुनिया ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनको हम OEM कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है, सीमेंस है, मित्सुबिशी है, एनसाल्डो है, और अब दूसान भी है। इन लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें, मतलब यानी कि 400 मेगावाट 500 मेगावाट की गैस टरबाइनें टेस्ट कर ली हैं हाइड्रोजन पे। वो हाइड्रोजन जला के उससे फिर आप समझ लें कि वही फ्लू गैस और वही बिजली बनाने के टेस्ट बेड पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ये 2030 में हाइड्रोजन जो है वो 30% मिक्स करके और 70% नेचुरल गैस करके ये एक आम प्रोसेस हो जाएगा। असल में प्रॉब्लम फिर वही है, अफोर्डेबिलिटी, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कि बिजली में बनाऊँ और महंगी बचे। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा रुका हुआ है। जैसे जैसे ये हाइड्रोजन की कॉस्ट नीचे आएगी, इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपकी गैस ख़त्म हो रही है, वैसे वैसे आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई फ्यूल ढूंढना होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी का फ्यूल मेरे हिसाब से इन फ्यूचर ये हाइड्रोजन ही है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सोलर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है ना? सोलर रिसोर्सेज है, विंड के रिसोर्सेज भी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी है इनके पास। तो अगर मैं मुझे 200 मेगावाट चाहिए सोलर, अगर मैं 600 मेगावाट का प्लांट लगा दूं और 400 मेगावाट मैं इस्तेमाल करूं हाइड्रोजन को बनाने में, तो मैं हाइड्रोजन की अच्छी खासी, मतलब यानी कि हाइड्रोजन से मैं फिर गैस टरबाइन चला के सस्टेनेबल एनर्जी बना सकता हूं। लेकिन कब बना सकता हूं? जब मेरी ये बिजली की कॉस्ट कम हो। इक्विपमेंट जब लार्ज स्केल पे हम बनाएंगे तो वो इक्विपमेंट की कॉस्ट भी कम होगी। देखिए 3 चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट
एंड थर्ड जो है वो लेबर कॉस्ट है आपकी, चौथी छोटी बहुत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है। तो अब ये इनमें 70% तो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की ही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मेरी कम हो, हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो तो हाइड्रोजन की कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर मैं हाइड्रोजन से बिजली बनाना शुरू कर दूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंट्रोल होगी। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल कार्बन कैप्चर का भी के टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है। बल्कि दुनिया में अमेरिका में मुझे याद है कि 500 मेगावाट पर इन्होंने कार्बन कैप्चर का प्लांट लगाया था जो कि चल रहा है और कार्बन दुनिया में कैप्चर से मुराद हवा की कार्बन नहीं डाइऑक्साइड नहीं वो भी है, हाँ, लेकिन ये मैं जो हमारे पावर प्लांट के स्टैक से जो गैस निकलती है ना, ये उसमें से रोकने। मिलियंस ऑफ टन्स में निकलती है। भाई देखिए ना, आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 1 किलोवाट आवर को बनाने के लिए 330 या 350 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो गई, तो बताइए 1200 मेगावाट अगर मैं 1 घंटे में बना रहा हूँ, तो अब 1200 को तो पहले तो दें 1000 से ज़रब, तो किलोवाट में चेंज होगा। किलोवाट में चेंज करने के बाद आप उसको 8760 से ज़रब दें, क्योंकि एक साल में 8760 घंटे होते हैं, फिर उसको ज़रब दें 0.9 से, कि अवेलेबिलिटी फर्स्ट कर लें 90% है, तो आपके पास ये एक आ जाएगा कि इतने मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी। तो ये मैं कैलकुलेट भी करता हूँ, बताता भी हूँ लोगों को कि एक 1200 मेगावाट का प्लांट अगर 90% एफिशिएंसी पे चलेगा तो तकरीबन 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खारिज करेगा तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी खारिज करे नुकसान होना है, एनवायरनमेंट पे होना है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, उसको तो कैप्चर कर लें फिर हम, तो उसको कैप्चर करने के लिए प्लांट है, उनका नाम रखा गया कार्बन कैप्चर प्लांट। और उसके साथ में समझ लें उसको बाज़ औक़ात हम कहते हैं CCS, बाज़ औक़ात कहते हैं CCSU, तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS तो ये हो गया। अगर उस कार्बन को मैं यूटिलाइज़ भी कर रहा हूँ तो उसका नाम रख देंगे हम CCSU, कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। अब आप पूछेंगे भाई यूटिलाइजेशन कहाँ है? स्मॉल स्केल पर तो यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रीज में, जैसे कोका कोला बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं, लेकिन लार्ज स्केल में वो ममालिक जो कि ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे और उनके ऑयल फील्ड डिप्लीट हो रही है, तो मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन में इंजेक्ट करूँगा तो वो जो नीचे ऑयल है उसका लेवल ऊपर आएगा और वो ऑयल एक्सट्रैक्शन मुझे मिल जाएगी, मैं ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये भी एक दुनिया में प्रोसेस चल रहा है ये। अच्छा, हाँ, ये मतलब ये कि अभी लार्ज स्केल पे तो नहीं था, आरामको भी काम कर रही है इस पे। आरामको जो है फ़िलहाल जो डिप्लीटेड ऑयल फील्ड में है ना, उसमें समंदर का पानी जो है वो इंजेक्ट करके नीचे डालती है। तो समंदर का पानी तो आपको मालूम है डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है ऑयल से, तो ऑयल ऊपर आ जाता है, ये नीचे रहता है और ये हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाए। अब मसला जो है, मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है 12 गीगा टन, मैं कहाँ लेके जाऊँगा इसको 12 गीगा टन को, है ना? तो कुछ ममालिक तो इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो आजकल जो प्लांट लग रहे हैं ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में, उनकी कंडीशन है कि रेडी टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। आप प्लांट लगाएं, लेकिन वो कनेक्शन दे दें कि मुझे अब इसको कार्बन को कैप्चर करना है 2030 में, क्योंकि मैंने तो एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट पे, कि मैं 45% नीचे ले जाऊंगा। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि मैं अपने मुल्क में गैस के प्लांट लगा रहा हूँ, मैं ऑयल के लगा ही नहीं, ऑयल भी रिप्लेस कर रहा हूँ। हालांकि मैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हूँ, लेकिन मैं ऑयल के प्लांट भी बंद कर रहा हूँ और कोयला तो था ही नहीं है जैसे मिडिल ईस्टर्न में। तो ये अब 50% गैस टू पावर एंड 50% रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह से दुनिया आगे जा रही है। मतलब दुनिया जो है पूरी एक ट्रांजिशन स्टेज में है, यूँ समझ लें, एनर्जी ट्रांजिशन स्टेज। और ये नहीं हम कहेंगे कि लोगों ने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया है। मतलब हर मुल्क ने अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें डाली है। ये समझ लें कि USA ने भी, चाइना ने भी, इंडिया ने भी। इंडिया, चाइना और USA ये बिग पॉल्यूटर्स हैं। अच्छा, USA ने डाली है, क्योंकि हमने तो पता चला कि USA निकल गया है पेरिस नहीं एग्रीमेंट देखिए, से। बहुत अच्छी सवाल किया आपने
कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट 12 दिसंबर 2016 का था, इसमें ओबामा साहब भी मौजूद थे। उनके भी साइन हैं कि ठीक है जी, हम 2050 तक नेट ज़ीरो पे ले आएंगे। हम इस पे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि ग्लोब के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। तो ये जब ओबामा गए अपने पार्लियामेंट में लेके, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन पे आज तक कोई रेगुलेशन नहीं है। दूसरी गैसेस की इमिशन पे तो रेगुलेशन है कि आप इससे ज़्यादा नहीं खारिज कर सकते, और वो एनवायरमेंटल एजेंसी उसको चेक करती है, पाकिस्तान के भी। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हाँ है, हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड। सॉक्स है, नॉक्स है, पार्टिकुलेट इमिशन है, इन पे तो रेगुलेशन है बनी हुई। लेकिन इत्तेफाक की बात कि कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई रेगुलेशन नहीं बनी हुई कि आप इससे इतने ग्राम पर किलोवाट आवर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खारिज कर सकते। इस पर रेगुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है जनाब? मुझे आपको समझ आ रही होगी कि जो बिग पॉल्यूटर थे वो पॉलिसी साज हैं, वो बनने ही नहीं देते हैं उस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। लेकिन यूँ समझ लें कि यूएसए ने भी इसमें अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है कि वो जो उनकी आज से 10 साल पहले 51% कोल पे जनरेशन थी, जैसे मैंने आप बताया कि कोल में 1000-1200 ग्राम पर किलोवाट आवर पुराने प्लांट पे निकलती थी, उनको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अपनी जनरेशन शिफ्ट कर दी सीसीजीटी पे। अच्छा। हमने यानी दुनिया में इस वक्त की बात बता रहा हूँ, अभी जब बैठे हुए हैं हम लोग, इस वक्त की बात यह है कि दुनिया की 80% मशीनें सीमेंस से, जनरल इलेक्ट्रिक से, मित्सुबिशी से, एनसाल्डो से, ये अमेरिका ने ख़रीद ली है। बाकी पूरी दुनिया के लिए कितनी रह गई? 20%। तो अब हुआ क्या कि वो जो OEM थे उन्होंने अपनी मशीनों की प्राइस बढ़ा दी। जो मशीन $100 $100 मिलियन में मिलती थी, आज हम वो $200 मिलियन में ख़रीद रहे हैं। डबल हो गई। और उसके साथ मशीनों की प्राइस के साथ एक होता है LTSA, लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट। वो भी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है वही उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। हाँ। उन्होंने वो कॉस्ट भी डबल कर दी। तो अब हुआ ये कि जब आप इसकी कॉस्ट को बढ़ाएंगे, मशीन की कॉस्ट को, एक तो मशीन अवेलेबल ही नहीं है, फिर उसकी आपने कॉस्ट बढ़ाएंगे तो वो कॉस्ट शिफ्ट होगी आवाम पे। तो अब ये अफोर्डेबिलिटी का भी एक मसला आएगा कि आपकी बिजली जो है थोड़ी सी ये कॉस्ट भी 20 साल के लिए, 25 साल के लिए या 30 साल के लिए प्लांट बनता है, उस पे शिफ्ट होगी, वो आवाम पे शिफ्ट होगी। बहरहाल इसके अलावा तो ये बुक कर ली अमेरिका ने सारी, यूएसए ने, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 80% तो अमेरिका ने ही ख़रीद ली। तो दुनिया में ये सीसीजीटी की मशीनें भी शॉर्टेज हो गई है इनकी, या कॉस्ट बढ़ गई है। मतलब सबसे ज़्यादा नई जो गैस क्योंकि की टेक्नोलॉजी है ना, उससे हाँ, अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा होगा कुछ सालों में। देखिए गैस में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि गैस की ना प्राइस इंटरनेशनल फिक्स नहीं है। ऑयल की तो इंटरनेशनल है, ब्रेंट ऑयल की जैसे आजकल ये चल रहा है शायद $60 पर टन चल रहा है ऑयल, है ना। तो ये दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन गैस की इंटरनेशनल प्राइस कहीं नहीं है। यूरोप में $10 मिलेगी आपको, और अमेरिका में वो $2 पर मिलियन BTU है, क्योंकि उसकी इंडिजीनियस गैस है। अब उसके पास गैस भी सस्ती है और टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है वो हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली टैरिफ जो है वो 5-7 सेंट से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि लेस देन दिस होगा। कोयले पे ये 2-2.5 सेंट पर किलोवाट आवर था। तो अब अगर आप बिजली की कीमत को कम करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, आपके लोगों को फ़ायदा होगा, पूरी इकॉनमी ग्रो होगी आपकी। क्योंकि देखें, आप दुनिया की आबादी को रुकने से, बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुनिया की आबादी ने बढ़ना है। दुनिया की आबादी बढ़ने का मतलब इकॉनमी ने भी बढ़ना है। अब इकॉनमी कैसे बढ़ेगी हैं? तो वो ये जो बिजली है, ये इसका बिजली और गैस मतलब ये एनर्जी जो है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको बिजली महंगी दूंगा तो आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता तो नहीं करेंगे, आप वहाँ महंगा कर देंगे, वो सारी चीज़ें आवाम पे जाएंगी, हैं? तो ये अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इसमें रिड्यूस करने में। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले अमेरिका की कोल पे जनरेशन 51% थी। आज मेरे ख्याल घट के वो 21% रह गई है? और क्या बढ़ाया इसने? सीसीजीटी बढ़ाया है। और इसने बढ़ाया, मुझे याद है कि वो आज से 7-8 साल पहले 8-8 हज़ार मेगावाट के मुआहदे उसने कर लिए थे। मेरे दोस्त जनरल इलेक्ट्रिक में थे, उन्होंने कहा वही हमारी तो मशीनें बुक हो गई हैं अमेरिका के लिए।
तो हमें तो बात समझ आ रही थी कि क्यों हो रही है, कि हमने 10 साल पहले एक पेपर लिखा था, टेक्निकल पेपर, फ्यूचर ऑफ नेचुरल गैस। इन्हीं बुनियादों पर जो मैंने 3 बताई हैं आपको कि हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, कार्बन कंटेंट कम है। तो ये चीज़ें लोगों ने पिक की, और पिक करने के बाद अपनी पावर जनरेशन जो है, सस्टेनेबल पावर जनरेशन जो है वो सीसीजीटी पे कन्वर्ट कर दी। तो अमेरिका ने भी एक ख़ासा कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ। इसी तरह से चाइना का भी है, इसी तरह से इंडिया का भी, हालाँकि किया तो इन्होंने ही है, बेड़ा गर्क जो किया है, जो आपको मैंने बताया कि ये 280 पार्ट पर मिलियन था 1850 में, ये आज 435 437 करीब इसके करीब पहुंच गया है। और ये कह रहे हैं कि 450 पे तो ये टेम्परेचर 1.5 आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 450 पे अगर टेम्परेचर 1.5 बढ़ जाएगा तो उसके असरात क्या हैं? वो जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, समंदर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ ममालिक ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर होंगे, हैं? ये सब आना है। ये अगर इसको नहीं रोका चेक गया किया गया। तो अच्छा, ये सारी साइंटिफिक प्रूवन स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप कहीं भी देखेंगे तो आप देखेंगे 280 से ये बढ़कर 430 तो हो गया, और हर साल कितना बढ़ रहा है? तकरीबन ये समझ लें 3-4% बढ़ रहा है ये। तो अगर मैं इसको 3-4% को ना रोकूं या कम ना करूं तो हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर मौजूदा लेवल को कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसे बढ़ाएं, मेंटेन कर दें, बढ़ाएं तो मेंटेन बढ़ाएं। कर लें या जी, कम करें। तो टारगेट तो हैं कम करने के, ठीक। तो उस टारगेट के लिए काम भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है ना? ठीक। पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ने लगाए हैं। इस तरह से पाकिस्तान तो खुशकिस्मत मुल्क है, मैं समझता हूँ कि इसके बाद ये डैम्स भी हैं। प्लानिंग और बेहतर हो जाए तो और बेहतरी आ सकती है। तो इस तरह से है कि दुनिया के ममालिक चल काम कर रहे हैं, मैं किसी को चल ब्लेम नहीं करूँगा अब। तो हम ले उम्मीद करते हैं कि हाँ, दुनिया इसमें हाँ, मज़ीद हाँ, जो है हाँ, वो तेज़ी बिल्कुल। से करेगी और पाकिस्तान के भी जो हुक्मरान हैं हाँ, उनको भी थोड़ा सेंस हो और हाँ, वो भी हाँ। नहीं, सही फैसले लें। हाँ, 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 क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक गलत फैसला जो हाँ, है हाँ। वो फिर सदी काफ़ी दहाइयों तक जी जो है हाँ, जी उसके हाँ, असरात जी हाँ। में 12 भुगतने पड़ते दिसंबर को हैं। जो पेरिस का एग्रीमेंट था ना 2016 में, तो मैंने खुद देखा, टेलीकास्ट हुआ था, तो नवाज शरीफ भी बैठे हुए थे, क्योंकि बहरहाल एक सिग्नेटरी इन्होंने भी सिग्नेचर किया उस पर। तो ये भी कोशिश तो पाकिस्तान ने भी की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास तो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कि आपके पास सूरज है। आप इस इलाके में हैं, एशिया के उस इलाके में हैं जहाँ सोलर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं दूसरे ममालिक के मुकाबले में। जैसे यहाँ है या पूरे मिडिल ईस्ट कराची में हम रीजन में। देखें तो हाँ, इतना सोलर हाँ, पैनल ये आपको हर आपका जगह। पूरा, और आपके पास ज़मीन भी मौजूद है। हम्म, आपका बलूचिस्तान पूरा खाली पड़ा हुआ हम्म, है ना? तो ये ज़मीन भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। अब थोड़ा-सा विल की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ हो भी रहा है। मैं ज़िम्मेदार नहीं ठहराता इसको। तो असल मसला कहाँ से हुआ, आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान कैसे फँस गया? मैंने पहले ही आपसे कहा कि R&D नहीं थी। इन्होंने ऑयल के प्लांट लगा लिए। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो की एक पॉलिसी है, एनर्जी पॉलिसी, जिसको मैं कहता हूँ अच्छी पॉलिसी थी, वो गलत नहीं थी। वो पॉलिसी सही थी, लेकिन उसको आगे रिवाइज़ होना चाहिए था। वो उस वक़्त के लिहाज से तो सही थी कि 1994 में तेल था 3000 रुपए टन। ये बढ़कर 3000 रुपए टन से बढ़कर मेरा ख़्याल 1,20,000 रुपए टन भी गया है। तो जब 40 गुना तेल बढ़ गया, आजकल ये 60,000 के करीब है, तो आजकल भी 20 गुना ज़्यादा है। तो जब आप फ्यूल की प्राइसेस 20 गुना बढ़ जाएगी, और फ्यूल जो था, ऑयल जो था, वो मैं बॉयलर में जला रहा था। जब मुझे आप 3000 की जगह 60,000 टन दोगे, तो मैं कोई बिजली तो सस्ती कर नहीं सकता। तो आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी चाहिए थी कि आप 2000 के बाद ऑयल जलाना आपको बंद करना चाहिए था, और आपको जाना चाहिए था सीसीजीटी पे, हैं? तो उसमें कमांड थोड़ा सा सेक्टर हम लोग लेट हुए, लेट हुए वो। लेकिन बेटर लेट हाँ, देन नेवर। तो हम उम्मीद करते हैं हाँ, कि पाकिस्तान इस हवाले से मजबूत इक़दाम करेगा। हाँ, हाँ, करेगा, कर भी रहा है, और और इनके पास वसाइल भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे पास है, कुदरती वसाइल मौजूद हैं। सही। तो एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सीखा आपसे, और थोड़ा वक्त काफ़ी हो गया है, वरना हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम आपसे और बातें करते हैं और पाकिस्तान का जो जो इस वक्त पावर क्राइसिस है वो
उस पे भी आपकी बड़ी गहरी निगाह है। तो अगर मौका कभी मिलता है तो उस पे भी आपसे बात करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया और थोड़ा-सा मौका दिया ताकि लोगों को आगाही रहे इससे कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हुए हैं। शुक्रिया तो हम बहुत-बहुत, यहीं थैंक पे यू। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं।